नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका आ गया है मार्केट में नया जो ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले जो 17 दिसंबर को जो आपको एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज़ फ्रेंड देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए इसमें टोटल जो सेट है उसमें 20 है। मैं सभी आपको कराऊंगा विद द फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो प्लीज़ मैं पूरा डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, और मैं इसका जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेट 1 मैं अपलोड कर चुका, और आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आप एक बार विजिट करके आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कुटु का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि ये आपका अगर बात करें कि पेंट्रियोला, तो देखिए पेंट्रियोला क्या है। तो पेंट्रियोला फ्रेंड्स ये क्या है, तो एक समुद्री पिच है, समुद्री पिच है। ठीक है, गोरगोनिया, ये देखिए फ्रेंड्स गोरगोनिया क्या है। तो गोरगोनिया फ्रेंड्स ये जो आपका ये क्या है, तो गोरगोनिया देखिएगा ये आपका है जो वो समुद्री व्यंजन है। मैंड्रीना, तो फ्रेंड्स मैंड्रीना क्या है, तो ब्रेन कोरल क्या है, मैंड्रीना है ब्रेन कोरल। और आपका एडमसिया क्या है, तो एडमसिया फ्रेंड्स आपका जो है एक क्या है, तो समुद्र एनीमोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगर आप ज्ञान बिंदु सर का अगर आप प्रैक्टिस सेट देखते थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, और ये डिफिकल्ट में इसका जो जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ रहता है जिसमें आपको डिस्कशन करता हूँ, तो आपको यूट्यूब में मैंने देखा हूँ कहीं भी आपको 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको डिस्कशन करता हूँ, जो भी इस एक्स्ट्रा फैक्ट वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी रहता है तो मैं उसको आप लोगों को जरूर बताऊँ। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन है आपका कि एस्पर्डम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका एस्पर्डम जो है वो कृषि दादसा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताना है, मैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर बताऊंगा। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने जिसने क्या किया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। याद रखिएगा। तो अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि 1773 में तो हुआ क्या था कि 1700 संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, जो हम लोग संघीय न्यायालय की बात करते हैं ना, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी अधिनियम की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना जो हुआ था 1937 यानी कि 1937 में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था, तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंग्रेजित की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दो हो, एक डेट है 26 नवंबर को, एक है 26 जनवरी को। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, संपन्न गणराज्य हो गया, और दूसरा आपका लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं क्या कि भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसे मूलतः लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर हम बात करते देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो शब्द, अगर मूल संविधान की बात करें तो इसमें प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन, याद रखिए 1976 यानी कि 1976 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता सबको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुलू कुतुब शाह था। तो याद रखिएगा कि कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर को समावेशन करने वाला पहला कवि कौन था, तो कुली कुतुब शाह था। चलिए नेक्स्ट एक आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन टू द सेंटेंसेस। सड़कें बनाई जाती है, तो देखिए सड़कें बनाई जाती है तो रोड्स आर क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा, यानी कि भीतरी फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, तो बिल्ट यहाँ पे भीतरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ कि बड़ी संख्या बताइएगा। तो देखिए बड़ी संख्या जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए इसमें रैकरिंग जो बार लगा हुआ था, यानी कि बार का मतलब होता है इसके बाद इनफाइनाइट तक नंबर जहाँ तक चले जाए, तो ये सबसे बड़ा कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका फ्रेंड्स, ये सबसे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है 0.7 पे ऊपर बार लगा हुआ, ये सबसे आपका बड़ा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका
और देखिए फ्रेंड्स, आप नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आप एक बार जुड़ के देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप रिमूव हो जाएगा, आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 रामसर स्थल है। ठीक है, अगर हम देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत के 75वें रामसर स्थल स्थल कौन सा है, 75 तो है लेकिन कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा कि सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर को मान्यता प्राप्त हुआ है 75वें रामसर स्थल के रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ तो 75वें हो गया, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं पहला कौन है, तो याद रखिए आपको चिल्का लेक, चिल्का झील आपको पता है कि भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील को मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स आपका ये आ सकता है कि अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन है, तो सुंदरवन वेटलैंड है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये सबसे भारत का सबसे बड़ा क्या है, तो आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है फ्रेंड्स कि भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है, तो हरिके, याद रखिए कौन है, तो हरिके वैराज जो है वो पंजाब में है, जो भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आ सकता है कि अगर हम बात करें क्या कि सर्वाधिक रामसर जो साइट है वो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हमारा जो तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे लगभग 14 जो है वो 14 मतलब क्या कि रामसर साइट की संख्या है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका तो और बहुत सारा डिस्कशन है लेकिन आगे हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रामसर मतलब क्या मनाते हैं, वेटलैंड जो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है, तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है, तो वेटलैंड रेस्टोरेशन इसकी थीम है, वेटलैंड रेस्टोरेशन। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन से इतना मैंने आपको पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा महोदई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गोवा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये जो महोदई वन्यजीव अभ्यारण्य है जो गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बम्बई हाईकोर्ट को गोवा पीठ द्वारा गोवा सरकार की महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया गया। याद रखिएगा बाघ रिजर्व घोषित करने का उद्देश्य दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या, चलिए अगर अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था के सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका सही चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा इसमें हो जाएगा पहले अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा यानी कि लेप्टोटीन, उसका हो जाएगा पैकिटीन, उसका हो जाएगा आपका डिप्लोटीन, और लास्ट में क्या हो जाएगा डाइकोनेसिस। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये आपका कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था का सही क्रम है। ठीक है, तो यार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा को जो इंग्लिश में उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। देखिए हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। देखिए सुनिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी कहते हैं। जैसे में अमेरिका डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, यूरोपीय संघ का यूरो हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब हार्ड करेंसी यानी कि दुर्लभ मुद्रा में आते हैं। ठीक है, अब देखिए सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, इसके विपरीत मतलब क्या होता है कि ठीक दुर्लभ मुद्रा के विपरीत जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध, मांग कम होगा आसानी से मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सुलभ मुद्रा यानी कि सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। तो ये आप बस इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। देखिए फ्रेंड, ऊर्जा का जो पिरामिड जो होता है ना सदैव क्या होता है, तो सदैव सीधा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्द्र भूमि से। तो याद रखिए आगे आर्द्र भूमि क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन जो होता है वह सर्वाधिक होता है। ठीक है, और मीथेन जो होता है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जिसका क्षमता मतलब जिसकी क्षमता CO2 से 80 गुना, याद रखिएगा CO2 से 80 गुना अधिक होता है मीथेन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आपका
देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको विचार करना है, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है, मतलब गुजरता है, तो त्वरण शून्य होता है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्देशित वेग को प्राप्त करता है, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका दोनों इसमें विचार करना था, आपका दोनों ये सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बदायूनी। तो रामायण के फारसी का अनुवाद जो है वो कौन किया था, तो इसका उनका पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है। और याद रखिएगा कि अबुल फजल ने कालिया दमन एवं पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। किसने, तो अबुल फजल ने। ये मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है। अब्दुल फजल ने कालिया दमन एवं पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। अगर फैजी की बात करते हैं तो फैजी ने क्या किया था कि लीलाक्ती यानी गणित की पुस्तक है, याद रखिए फ्रेंड्स, क्या मैंने बताया कि लीलाक्ती ये गणित की पुस्तक है। लीलाक्ती का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था, तो फैजी ने करवाया था। ठीक है। एक और ऑप्शन आपका है, याद रखिए निज़ामुद्दीन अहमद। तो देखिए निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी, याद रखिएगा तबकात। ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा तबकात ए अकबरी के रचनाकार कौन है, तो निज़ामुद्दीन अहमद है। ठीक है। और आपको पता है कि रजनामा जो है महाभारत का क्या फारसी अनुवाद है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि रज़्मनामा जो है महाभारत का क्या है, फारसी अनुवाद है। और रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर यानी कि 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है क्या कि इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो देखिए कौन सा शब्द नहीं है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि मैना है, सरस्वती है और मदिरा है, ये लक्ष्मी जो है ये नहीं है। याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या कि कादम्बरी के समानार्थक शब्द जो है मैना, सरस्वती, मदिरा, कोयल, ये सब है, लेकिन लक्ष्मी जो है इसका समानार्थी मतलब कि इसका समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी शब्द कहने का मतलब क्या, जो मिलता जुलता शब्द हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 80 नंबर कि उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। तो किसका है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निज़ाम उल मुल्क के लिए। तो याद रखिएगा कि उत्तर मुगल काल में निज़ाम उल मुल्क के लिए कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा। सॉरी फ्रेंड, देखिए इसको वीवीआई कर लीजिएगा बहुत है, क्योंकि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही फिलहाल में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था आपको, तो नई सीटों की संख्या तो 1272 है। लेकिन हम बात करते हैं क्या कि नई संसद भवन, याद रखिएगा कि नई संसद भवन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। नई संसद भवन में कुल लोकसभा सीट कितनी है, तो 888 है लोकसभा की सीट। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 384 क्या है, तो राज्यसभा की सीट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में आया था कि लोकसभा की सीट कितनी है, तो 888 है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में देख लेते हैं नई संसद के बारे में कि देखिए नई संसद भवन के आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को रखा था। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 10 दिसंबर 2020 को रखा था। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटन, देखिए जब ये नई संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो इसमें 75 रुपये का सिक्का, ये आप लोग याद रखिएगा कि 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। और नई संसद भवन का निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन आता है, नई संसद भवन का निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में हुआ था। ठीक है। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो इसका डिज़ाइन बिमल पटेल द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। और इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है त्रिकोणीय, इसका क्या है फ्रेंड्स, तो आकार है। ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है और राष्ट्रीय फूल हमारा कमल पर आधारित है। ठीक है। और संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, और नई संसद में नंदी के साथ पवित्र सिंगौल का स्थापना की गई है, नंदी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी फैक्ट थे मैं सभी आपको बता दिया हूँ, ताकि आपके यहाँ से संसद से क्वेश्चन ना छूटे। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर है, इंपॉर्टेंट है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म ने के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया। तो आपको पता है कि आरआर का जो नाटू 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 है, तो याद रखिएगा तो 95वां ऑस्कर अवार्ड जो में आरआर फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि इसके अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं 95, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर बात करें कि 95वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया,
तो एवरीथिंग, एवरीवेयर, ऑल एंड वंस, याद रखिएगा। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, 95वां ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, और देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, तो डेनियल कौन थे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट। ठीक है, ये क्या थे, तो इसके निर्देशक थे। अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो ब्रेंडन फ्रेजर, ये द वेल के थे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो ब्रेंडन फ्रेजर है द वेल के। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो मिशेल यो। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आया था कि जो 95वां ऑस्कर अवार्ड मिला था उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसे दिया, द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर को दिया गया था। देखिए अब आरआर के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आरआर को नाटू सॉन्ग अगर इसका संगीत पूछे तो याद रखिएगा एम एस किरावनी, एम किरावनी ने इसको गाया था। इसके गीतकार कौन थे, तो चंद्र बोस थे। और गायक कौन था, काल भैरव तथा राहुल सिंपली गुंज थे, इसके क्या थे, गायक थे। तो ये मैं इसके बारे में बता दूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो याद रखिए इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। नेक्स्ट आपका 22 नंबर, कि निम्न से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर बात करें कि अनुच्छेद 15, देखते हैं अनुच्छेद के बारे में, इंपॉर्टेंट है आपका। तो अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान है, आपका सही है। अनुच्छेद 22 क्या है, तो निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 क्या है, तो दोहरे दंड पर रोक, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 16 क्या है, तो ये आपका राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, तो ये आपका गलत है। देखिए अनुच्छेद 16 जो है फ्रेंड्स आपका, कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है, याद रखिए। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है अनुच्छेद 16, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 23 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इसमें सत्य नहीं है उसके बारे में देखना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, कि सबसे पहले कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया, आपका सही है। भारत में पांडा की 2 उपप्रजातियां यानी कि हिमालयी लाल पांडा और चीनी लाल पांडा पाया जाता है, ये भी आपका सही है। भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, जो गलत है। मतलब संगाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है उसे मुख्यतः पश्चिम घाट में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये आपका गलत है। देखिए अगर बात करें नहीं, ये पश्चिम घाट में नहीं, ये आपका ना मणिपुर, केवल जो है वो मणिपुर में पाया जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कि संगाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है केवल मणिपुर में पाया जाता है, जाने वाला शाखादार सिंह युक्त हिरन है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और देखिए संगाई का जो प्राकृतिक आवास जो है ना, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क मणिपुर में, याद रखिए केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो मणिपुर में, यहाँ पे इसका आवास है। ठीक है, और के अंदर स्थित लोकटक झील है। ठीक ना, और याद रखिएगा कि गैंडे के सिंग, याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गैंडे का जो सिंग होता है, सिंग कैरोटीन नामक प्रोटीन में के बने होते हैं। देखिए हमारा सिंग नहीं, ये गाय का जो खुर होता है, हमारा नाखून होता है और बाल होता है, इसमें ये जो होते हैं वो कैराटीन, देखिए एक होता है कैरोटीन, एक होता है कैराटीन, तो कैराटीन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो कैरोटीन जो होता है, गाजर के लाल रंग में कैरोटीन पाया जाता है, लेकिन कैराटीन की बात करें तो ये नाखून में, बाल में कैराटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर है क्या, कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाप्लास ने। तो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 25 नंबर, की कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है। तो किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हरित लवक, केंद्रक और सूत्रकणिका में होता है। ठीक है, सूत्रकणिका को इंग्लिश में माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रखिए कि ये माइट्रोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, ये भी याद रखिए। माइट्रोकॉन्ड्रिया केवल जो होता है कि सूत्रकणिका से कहते हैं, यो यूकैरियोटिक कोशिका में केवल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका, कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि कोर सेक्टर के अंदर नहीं आता है। तो देखिए अगर राइट आंसर इसका देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि एल्युमिनियम। कोयला आता है, रिफाइनरी उत्पाद आता है और सीमेंट आता है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं आता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एल्युमिनियम उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, कि माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर
AIGA, तो माता का दूध, आंसू एवं लार में IgA इम्यूग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अहरार आंदोलन, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि यह जो आंदोलन था यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। 29 नंबर है क्या कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें विचार करना, तो देखिए इसका विचार क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चली थी, तो ये आपका सही है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में, ये आपका सही है। युद्ध का समापन सालाबाई की संधि से हुआ था, ये भी सही है। और संधि के उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए थे, तो ये से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी में क्या होता कि समाप्त हुआ था। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था ये पूछेगा कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा कि जब प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें समय काल में प्रथम आंग्ल मराठा में कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद कौन सा है। तो कौन सा है, तो एथेनॉल और CO2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही, यानी कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से एथेनॉल और CO2 बनता है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दुर्दशा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद है कि उपसर्ग का एक मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग वह शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पुरुष हॉकी विश्व कप के विजेता तो आपका जर्मनी है, और जर्मनी याद रखिए कितना बार जीता है, तो तीसरी बार ये क्या है, जर्मनी जीता है। अगर हम बात करते हैं पुरुष हॉकी टीम के बारे में, तो देखिएगा कि आयोजन तो उड़ीसा के आपके भुवनेश्वर में हुआ है। विजेता टीम कौन है, जर्मनी है। और उप विजेता कौन है, तो यहाँ से आता है, तो उप विजेता आपका बेल्जियम है। ठीक है, ये तो हो गया पुरुष का। महिला से यहाँ पे देख लेते हैं, महिला विश्व हॉकी कप 2023। तो देखिए आयोजन हुआ था स्पेन तथा नीदरलैंड में। इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता थे नीदरलैंड। ठीक है, इसके विजेता कौन है, तो नीदरलैंड है महिला वाला में। और उप विजेता कौन है, तो उप विजेता इसमें क्या है, तो इसमें याद रखिएगा उप विजेता अर्जेंटीना है। इसमें कौन है, तो अर्जेंटीना है महिला वाला में। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं 33 नंबर कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है। तो देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपका टॉप कंपनी ना रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, बात करें कि पूरे विश्व भर में इसमें कौन सा स्थान है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो याद रखिए 88। भारत में तो प्रथम है, लेकिन विश्व में कौन है, तो 88वां स्थान है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि विश्व में प्रथम देश कौन सा है, तो याद रखिए प्रथम देश अमेरिका है। वालमार्ट की कंपनी, वालमार्ट जो है अमेरिका की कंपनी है, तो वालमार्ट को मिला फर्स्ट स्थान। अगर बात करें सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे आपका सऊदी अरामको है, सऊदी अरब का। थर्ड पे कौन है, तो स्टेट ग्रिड है, ये चीन का है। ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स अगर हम भारत से रिलेटेड देखते हैं तो भारत में अगर प्रथम स्थान तो आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 88वां स्थान है पूरे वर्ल्ड वाइड, 88वां। अगर बात करें भारत में दूसरा स्थान किसका है, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान जो है वह इंडियन ऑयल का है, लेकिन पूरे विश्व में आपका 94वां स्थान है। और तीसरा कौन है, तो LIC का है जो 104वां स्थान है। तो ये पूरे विश्व में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कितने समय की धनराशि। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप इसको पढ़िए। इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ 8 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें से आपको कौन मैच नहीं कर रहा है उसके बारे में आप लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए जाग्रोस जो है वह ईरान में, ये आपका सही है। एपेनाइन क्या है, इटली में। और ड्रैंकर्स वर्ग का है, तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन माउंट जो टिटलिस है वो फिनलैंड में ये नहीं है। तो माउंट टिटलिस जो फ्रेंड्स है वो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। याद रखिए माउंट टिटलिस कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में अवस्थित एक ज्वालामुखी। जितने भी देखिए फ्रेंड्स है ये सब ज्वालामुखी है। जाग्रोस जो ज्वालामुखी ईरान में है, एपेनाइन ज्वालामुखी इटली में है, और ड्रैंकन्सबर्ग ज्वालामुखी दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन माउंट टिटलिस जो है वो कहाँ पे है, तो फिनलैंड में नहीं है। ये कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और यह ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 36 नंबर
कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इस ऑप्शन के प्रश्न के अनुसार बोला जा रहा है कि निम्न से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू गिनी। देखिए आपको बात करें तो पूरे विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ये तो आपको पता है कि ग्रीनलैंड है, अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए ग्रीनलैंड है। लेकिन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड ऑप्शन में दिया नहीं, दिया कहीं भी ग्रीनलैंड नहीं, यहाँ पे दूसरा सेकेंड नंबर पर दिया न्यू गिनी है। तो मैं आपको क्रम बता रहा हूँ कि विश्व में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसके बारे में मैं क्रम बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ग्रीनलैंड है, फर्स्ट में ग्रीनलैंड हो गया, सेकंड में आपका होगा न्यू गिनी, सेकंड में कौन हो गया? न्यू गिनी। थर्ड में याद रखिए बोर्निया द्वीप, थर्ड में कौन सा है? तो बोर्निया द्वीप का अपना नाम सुने, बोर्निया हो गया। फोर्थ में आपका हो गया मेडागास्कर, फोर में क्या हो गया? मेडागास्कर। और फाइव में हो गया बैफिन, और छः में हो गया, सिक्स में हो गया सुमात्रा। फाइव में बैफिन और सिक्स में हो जाएगा सुमात्रा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम में आपका ग्रीनलैंड है, दूसरा में न्यू गिनी है, तीसरा में बोर्निया है, चौथा में मेडागास्कर है, पांचवा में बैफिन है, और छठा में क्या है? तो सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 नंबर के निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? तो कौन सा कुल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पोएसी और म्यूजेसी एक बीजपत्री का एक क्या है? तो उदाहरण है। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि म्यूजेसी का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, तो केला, मनीला, हेम्प, ये सब क्या है? तो म्यूजेसी का ये फ्रेंड्स आपका उदाहरण है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कुछ इसके बारे में, अगर पौधा है तो यहाँ पे देख ले। देखिए अगर इलायची का आप लोग सुने होंगे, तो इलायची जो होता है ना वह जिंजीबेरेसी कुल का पौधा है जो एक बीजपत्री है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? तो इलायची। ये जिंजीबेरेसी कुल का पौधा है जो एक बीजपत्री है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर वहां नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचनाओं के आपस में मिलान कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई मैच करना है तो देखते हैं मैच करने पे। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा अगर बात करते क्या? सैयद हैदर रजा। ठीक है, तो देखिए सैयद जो हैदर रजा है वो क्या है? तो ये दिल्ली से संबंधित थे। ठीक है, अगर नेक्स्ट है आपका कि चिदम्बरम पिल्ले, ये कहाँ से? तो ये मद्रास से थे। नेक्स्ट आप अगर बात करते हैं क्या कि लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे आपके पंजाब। और आपका नेक्स्ट है आपका कि हरि सर्वोत्तम राव, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर बात करते हैं क्या कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में कौन किसने किया था? तो ये पंजाब में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद क्या कि और याद रखिएगा लाला लाजपत राय के साथ एक और थे, उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ कि उनका नाम था कि सरदार अजीत सिंह ने किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय साहब पंजाब में नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सरदार अजीत सिंह ने। ठीक है, अब देखिए दिल्ली से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन में दिया है, तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, मद्रास से किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। और आंध्र प्रदेश से किसने किया था? तो हरि सर्वोत्तम राव ने संभाला था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपका कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनके बारे में सही देखना है। देखिए अगर हम बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में, तो प्रारंभ में वो सहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे, ये बात सही है। और स्वराज पार्टी का गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 आपका दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें सही देखना है। तो अगर हम बात करते हैं क्या कि किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये आपका सही है। कि किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, तो ये भी सही है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी और तांबे के कुछ उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी क्या है? तो सही है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन हो जरूरी होता है? तो देखिए इसमें कम से कम इसमें 50 सदस्यों का जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब क्या कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ठीक है, और यह जो आपका है वह संविधान अनुच्छेद 75 से 75 अनुच्छेद 75 से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि डोब्रेनाइनर
के ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। और न्यूलैंड्स के ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। तो देखिए आपका दो नहीं सही है, ऑप्शन नंबर एक केवल ए आपका सही है। ठीक है, अब पता है ना कि न्यूलैंड्स ने आपको कौन दिया था, अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, और याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शरत कमल को दिया गया। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए अगर बात करें कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल को अचंता, याद रखिए इनका पूरा नाम है शरत कमल अचंता है। जो ये किससे, ये देखिए क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है कि शरत कमल अचंता जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए टेबल टेनिस जो होता है ना, इससे ये क्या थे, ये संबंधित है। ठीक है, टेबल टेनिस से। ठीक, अगर बात करें क्या कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था, इसका पहले क्या, अभी वर्तमान में तो मेजर ध्यानचंद, लेकिन पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। और इसमें पुरस्कार राशि लगभग 25 लाख रुपया इनको दिया जाता है। ठीक है, और हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेल में शरत कमल अंचत ने टेबल टेनिस के 3 स्वर्ण पदक तथा 1 रजत पदक जीता है इन्होंने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। तो पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 45 नंबर की मैच करना है। ये पौधे में रोग है और तत्वों की कमी से, तो कौन से रोग किस कमी से होता है, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सलजम का वाटर कोर रोग ये किसके कारण होता है, तो ये होता है मैग्नीज के कारण। मतलब कि सलजम में जो वाटर कोर रोग होता है मैग्नीज के कारण होता है। आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग जो होता है वो किसी कारण होता है, तो ये होता है आपका बोरॉन के कारण, इसमें बोरॉन की कमी कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है कॉपर के कारण होता है। नींबू में होता है कॉपर के कारण। और टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट रोग जो होता है किसके कारण होता है, तो ये आपके फ्रेंड्स कैल्शियम के कारण होता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको मैच कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको जितने भी रोग से संबंधित है ना, मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो प्लीज़ आप एक बार दरोगा बिहार दरोगा का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए पीसीएस मेकर पे। वहाँ पे आपको लगभग 30 वीडियो आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जो एग्जाम में आपको वहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं सभी वहाँ पर पढ़ाया हुआ हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार शुरू से लेकर वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा आप लोग को अच्छा लगेगा। तो एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट का वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या कि यामो जो है, ये देखिए ये फ्रेंड्स आपके पवन है। तो देखिए यामो पवन जो है वह जापान देश में बहते हैं। जो हबूब जो है वो सूडान में बहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सेंटा एना जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में बहते हैं। लेकिन आपका मिस्ट्रल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहते हैं, याद रखिएगा। मिस्ट्रल जो अगर बात करें क्या कि मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। ठीक है ना, और ये जो है वह जो ऑस्ट्रेलिया से है, मतलब ये जो है किसे है, तो मिस्ट्रल पवन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। यह आपका गलत है, क्योंकि आपका गलत, ये सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशल ना स्पेन और फ्रांस से प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिम भाग विशेषकर स्पेन और फ्रांस से प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग देखते हैं। और यह देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताया था कि यामो के बारे में। तो यामो जापान में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है, और आपका जो हबूब और सूडान, हबूब जो है वो सूडान में चलने वाली धूल भरी शुष्क पवन है। और सेंटा एना जो है या सांता आना ये दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि अवर्णक रंग योजना में किस रंग का संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। 48 नंबर है क्या कि संज्ञेय अपराध की पुलिस अधिकारी का अधिकार। देखो तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1973 के धारा 2C में संयुक्त अपराध को परिभाषित किया गया है। मतलब क्या कि अगर आपको बिना भी वारंट को आप लोग मतलब कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर के आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का ICIPC के किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। 50 नंबर की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का गठन किस वर्ष हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
2005 में, यानी कि 13 जून, डेट याद रखिएगा, 13 जून 2005 को क्या हुआ है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया है, और को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया। याद रखिए किसके अध्यक्षता में किया गया है, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि शरीर, सबसे पहले बात करें कि शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है, ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद क्या कि व्यायाम फेफड़े से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, तो ये भी सही है। और व्यायाम तनाव हार्मोन से के स्राव को कम करता है, ये भी आपका सही, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ABC, मतलब कि ABD आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर कि अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नवीन समस्या के समाधान के में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। अगला है आपका 53 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। अगर हम बात करें क्या कि 1873 ये कब किए थे, डेट याद रखिएगा 1873 में, यानी कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और आप याद रखिए, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय, तो याद रखिएगा 20 अगस्त 1928 1928 को याद रखिएगा कि कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है ना। और आपको पता है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए रामास्वामी नायकर है, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिए गए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 54, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है, तो देखिए इसमें से सही नहीं खोज रहा है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे मात्र एक ही सही है, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका 2 है केवल सही है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गलत है, 1 3 4 आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2 ही केवल सही है। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछों को 21 बार काटा था, तो किसने काटा था, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि वाइसमान ने क्या हुआ था कि 22 मार्च में लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, किस श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ एक अर्धचालक युक्ति का आयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है, यह युक्ति कौन सी युक्ति है, तो बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये युक्ति कौन सी युक्ति है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये PN संधि है, क्या है फ्रेंड्स, तो PN संधि है। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद याद रखिए अनुच्छेद 240, तो संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है, यह प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि टंगस्टन। तो टंगस्टन ये जो आपका प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और प्रकाश विद्युत सेलों में तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो मैच द फॉलोइंग यहाँ पे मैच करना है, तो मैच क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, मैं इसको और देखिए अगर हम बात करते हैं मार्सिले, ये क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि साइड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि मार्सिले क्या है, तो मार्सिले देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, तो कवि राजेट दी लाइट द्वारा रचित मतलब कि देशभक्ति के तराने, ये इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या ओलंप दे गूज, देखिए फ्रेंड्स ओलंप दे गूज, ये तो याद रखिएगा इनको कि अगर हम बात करते हैं क्या कि 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की राजनीतिक महिला थी कौन, तो ओलंप दे गूज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि
गिलोटीन, तो गिलोटीन के बारे में तो ये क्या था, दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, तो इसको क्या कहते हैं, इसे गिलोटीन कहते हैं। और नेक्स्ट आपका है कि सौकुलात, तो ये सौकुलात क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा क्या कि जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक अर्थ बिना घुटने वाला, ये क्या था, तो ये सौकुलात था। तो राइट आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है ये 61 का रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर में आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं इसका राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 44 है। चलिए नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको पता है कि नर्मदा घाटी से मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर बात करें ये कब मिला है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1982 में, 1982 में यह प्राप्त हुआ है। तो भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी कि होशंगाबाद नामक जगह पर 1982 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि 63 को सूची ए को सूची डी से क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि इसको मैच करने के लिए अगर हम बात करें कि EOG, ठीक है, अगर हम बात करें तो EOG ये किससे संबंधित है, देखिए फ्रेंड्स ये EOG जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोक्लोग्राफी, ये आंख से संबंधित है। EOG किससे संबंधित है, तो आंख से संबंधित है EOG। ठीक है, अगर बात करें ECG फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है, तो ECG आपके हृदय से संबंधित है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये हृदय से संबंधित है ECG। अगर बात करें EMG, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि EMG, तो EMG किससे संबंधित है, तो ये मांसपेशी से, EMG मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये मांसपेशी से संबंधित है। और चौथा आपका है EEG, तो EEG मतलब होता है इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफी इसको बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये किससे, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट आपका 64 कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य को रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि केरल को रहा है। देखिए नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में केरल प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किसका है, 19वां, अंतिम स्थान बोलिए 19वां स्थान किसका है, तो अपना राज्य बिहार का है। तो बिहार का राज्य जो है वो 29वां स्थान है, सॉरी 19वां स्थान है। ठीक है, और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान आपका त्रिपुरा है, तो छोटे राज्य में पूछे तो त्रिपुरा में है। और छोटे राज्यों में अंतिम स्थान किसका है, तो मणिपुर का है। तो ये तो हो गया राज्य का, लेकिन अगर पूछे कि केंद्र शासित में किसका है, तो सब प्रथम स्थान लक्षद्वीप का, और केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम स्थान किसका है, तो दिल्ली का है। अंतिम स्थान किसका है फ्रेंड्स, तो दिल्ली का है। ठीक है, आपको पता है कि स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका एक थीम है, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है, तो सभी के लिए स्वास्थ्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 65 नंबर कि हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश के वसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। तो याद रखिएगा हाल ही में जम्मू कश्मीर के वसोहली पेंटिंग को GI टैग दिया गया। देखिए फ्रेंड्स आपके कुछ GI टैग के बारे में जानते हैं हम लोग। GI टैग अधिनियम ये 1999 में 1999 में आया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम GI टैग मिला था 2004 में। ठीक है, प्रथम GI टैग कब मिला था, 2004 में मिला था दार्जिलिंग के चाय को, जो आप पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग है उसको GI टैग मिला था। ठीक है, और GI टैग जो किसी राज्य को मतलब किसी राज्य को जो फेमस चीज़ होता है उसको दिया जाता है ना, तो वो 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि पेब्रिन रोग होता है, तो ये होता है आपका रेशम के कीड़ों में होता है पेब्रिन रोग। चलिए नेक्स्ट 67 है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा कुल कितनी बैठक हुई थी, तो निर्माण हेतु संविधान सभा कुल कितनी बैठक हुई थी, याद रखिएगा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा 11 बैठक। तो याद रखिएगा कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा कुल 11 बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था कब, तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, जब हुआ था 11 दिसंबर को, तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तथा डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया नाम, HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी जो थे उपाध्यक्ष थे किसके, तो जब बैठक हुआ था प्रथम उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 68 नंबर कि निम्न से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्षद्वीप में। तो याद रखिएगा कि भारत के लक्षद्वीप भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप क्या होते हैं कि पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका 69 नंबर की बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 12 जिले। तो याद रखिए बिहार जो है वो राज्य में गंगा के किनारे 12 जिले। अब कौन कौन सा जिला है एक बार सुन लीजिए ध्यान से। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार। ये जो जिले हैं वो गंगा से किनारे सटे हुए थे। क्वेश्चन एक आता है फ्रेंड्स कि गंगा की तो लंबाई आपको पता है कि 2525 किलोमीटर है, लेकिन अगर पूछे कि भारत में गंगा की लंबाई सॉरी बिहार में कितनी है, तो 445 किलोमीटर क्या है, तो ये बिहार में इसकी लंबाई है गंगा की। चलिए नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको शुरू बना सकते हैं। नेक्स्ट है 71 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए विचार करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, ये गलत है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 ना तो 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको पता है कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स आया था 2002 में से 2007 तक रहा था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट है आपका 73 नंबर कि कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्राकृतिक में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, तो ये आपका सही है। लेकिन शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब पर ताप पर उपचारित किया जा सकता है, तो ये आपका गलत होता है। केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट आपका 74 नंबर कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें शामिल कौन नहीं है? तो देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र यानी कि आचरण, लेकिन सम्यक सत्य आपका जो है यह सही मतलब कि नहीं है। देखिए अगर आप बात करें कि त्रिरत्न में, तो बौद्ध में बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न माने जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 75 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो याद रखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शाहबाजगढ़ी। तो शाहबाजगढ़ी जो है अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख है ना वो आपको दो, या तो इसका भाषा आपका प्राकृति है, भाषा आपका फ्रेंड्स आपका प्राकृति है, और इसका लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, मान याद रखिए केवल 2 अभिलेख आपको दिखेगा ना अशोक का 2 अभिलेख जो है, एक है आपका शाहबाजगढ़ी और एक है मनसेहरा। ये दोनों जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका 76 में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक ही तत्व के निम्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर देगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Fe2O3 ये नहीं दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 77 नंबर की बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्था की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बक्सर में। तो बिहार में नीलगाय शोध संस्था की स्थापना बक्सर यानी कि डुमरांव में किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब बिहार से आया तो कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट आपको करंट अफेयर्स का बिहार का बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए अब बिहार का पहला IT मॉडल रूम गया में बनाया जाएगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है वो औरंगाबाद, पटना, दरभंगा के बीच बनाया जाएगा। पूर्णिया में बिहार का चौथा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है वो थावे गोपालगंज में बनाया गया है। ठीक है, और बिहार ने प्रत्येक शनिवार को सभी विद्यालयों में नो बैग डे घोषित किया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता? तो ऑप्शन नंबर डी ईगा स्विएटेक। तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक जो पोलैंड से है इन्होंने जीता है। लेकिन बात करें कि फ्रेंच ओपन में पुरुष में कौन जीता है, तो पुरुष एकल में जीता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और पुरुष एकल में उप विजेता कौन है, तो कैस्पर रूड है जो नॉर्वे से संबंधित है। ठीक है, और महिला एकल में उप विजेता कौन है, तो कैरोलिना मुचोवा है जो चेक गणराज्य की है। ठीक है, और एक और पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिए, बस सुनिए। ठीक है, नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम के रूप में फ्रेंच ओपन 2023 को जीता है। किसने, तो नोवाक जोकोविच ने, ये 23वां है इनका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 79 नंबर की केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919 से इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि 1925 में, एक याद रखिए फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था जो पहले भारतीय थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 80 नंबर है क्या कि निम्न से कौन रासायनिक प्रदूषक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कैडमियम, मरकरी और निकेल, यानी कि इनमें से सभी जो है ये क्या है, तो रासायनिक प्रदूषक है।
चलिए नेक्स्ट है आपका 81 नंबर कि एंट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, तो किसके? तो ऑप्शन नंबर डी, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं के पेटी के मध्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 82 नंबर के निम्न से किस भूगोलवाद ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है वह मानवीय मतलब कि संबंधता से बनते हैं, तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेम्स हटन ने कहा था कि मतलब क्या कि भूगोलविद ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर कि किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कौन कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थिर वैद्युता ये जो है वो कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स आपका 82 का राइट आंसर याद रखिएगा। सॉरी ये क्या है, तो जिम्मरमैन है। सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो याद रखिएगा 83 का मतलब क्या कि किसने कहा था, तो याद रखिएगा कि जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जिम्मरमैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी एक बार देख लीजिएगा। 83 देखिए याद रखिएगा कि किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थिर विद्युत, तो ये जो स्थिर विद्युत है वो आवेशित कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 के ख में यह वर्णित है। तो याद रखिएगा कि जब 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था 97वां, ये कब हुआ था, तो 2011। तो याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर के हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग तक कितनी देर तक बनी रहती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 0.1 सेकेंड तक क्या रहती है कि लगभग हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना बनी रहती है। 86 नंबर हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2027 तक। ठीक है, तो मतलब SBI ने रिपोर्ट एक जारी किया है कि 2027 तक विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं क्या कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2075, याद रखिएगा 2075 तक भारत दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी 2075 तक। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि भारत। तो याद रखिएगा ये वर्चुअली मनाया गया मतलब किया गया था, अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था। SCO के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया, याद रखिएगा कहाँ पे, तो SCO के विदेश कहाँ पे हुआ था, तो SCO के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन के दौरान ईरान के आधिकारिक तौर पर SCO का 9वां सदस्य घोषित किया गया था। जब ये सदस्यता हो रही थी गोवा में, तो वहाँ पे 9वां सदस्य के रूप में ईरान को घोषित किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 88 नंबर है कि पौधे के कोशिकीय संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम इसके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स बोला विद एवरेज वर्ड, बोला ही टॉक्ड इफ आई डैश मैड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि 19 नंबर है क्या कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि BWHW के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, एक देखिए CWG के बारे में आप लोग सुनते होंगे, तो देखिए ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, उत्तरी गुजराती तथा हरियाणी के दक्षिणी भाग को CWG के क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका AW, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में कर्क रेखा के दक्षिण का अधिकांश भाग है AW। ठीक है, अगर बात करेंगे VSHW, तो देखिए पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब एवं हरियाणा में है BSHW। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं वन के ये क्या है, तो अधीन है। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर के मोडी लीफी का प्रयोग किसके बिल्लोखों में किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 92 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठों के।
तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठी अभिलेखों में किया जाता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 93 नंबर। देखिए ये आपका शिशु है, पिता और पुरुष है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए शिशु और पिता तो एक साथ सॉरी पुरुष और पिता, जो पिता है वो पुरुष है लेकिन शिशु क्या हो जाएंगे अलग, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 94 है क्या कि सोपन सीढ़ी की तरह कि खाड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि महाखड्ड यानी कि गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स आपका 95 नंबर कि सेंटोसो द्वीप कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर में। तो सेंटोसो द्वीप जो है वो सिंगापुर में अवस्थित है। नेक्स्ट 96 नंबर कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ संघवाद जो 1992, याद रखिए 1992 में आया था, में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण से संबंधित इसमें किया गया। चलिए नेक्स्ट 97 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विचार इसमें क्या है तो सही है। तो राज्यपाल के, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट 98 नंबर। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए उसे अवमूल्यन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक इसमें अब सही है। तो ये अभी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 99 नंबर कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 23 में भारत का कौन सा स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो देखिए तो भारत का स्थान तो इसमें 13वां है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं क्या कि इसमें क्या है कि टॉप पे कौन है, तो आपका ये जो अफगानिस्तान है वो क्या है, तो अफगानिस्तान इसमें प्रथम देश है आतंकवाद के सूचकांक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स देखिए अभी तक मैं आपको एक बार भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, तो प्लीज़ अगर वीडियो का अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे या सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैंने 1 अपलोड कर चुका हूँ। और देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए एक बिहार दरोगा के लिए फ्री कोर्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूँ। जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आपको लगभग 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बिहार दरोगा के लिए। तो प्लीज़ आप एक बार पीसीएस मेकर का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में आपको वीडियो दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर कि बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.48% जो है वह बिहार में वृक्षारोपण है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट आया था, कब आया, कब प्रकाशित हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो 1987 में सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट क्या हुआ था कि प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो ज्ञान बिंदु का जो नया जो प्रैक्टिस सेट था यहाँ पे कंप्लीट होता है। और देखिए फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो टोटल जो पोस्ट है 1275 है। और इसीलिए आपकी बार क्या है, आपकी बार डबल स्टार का आप लोगों को लेना है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।